भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो 4.5 साल बीत गए, तो क्या 4.5 साल बाद आपको ऐसा लगा कि जो है भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ये जो है किसी तरह का किसी भी ज़िले में विकास नहीं किए? जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के राज में आज साधु संत की हत्या हो रही है। उनके ही राज में कोई एक जिला में कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है जो हम जैसे कार्यकर्ता जाके अन्य ज़िलों में जाके कहे कि भाई एक काम आप आके विकास देखिए। विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सरकार खत्म होने के कगार पर है जी। कार्यकाल, आज कार्यकाल खत्म होने पे, समय आने पे ये लोग जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ढकोसला है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। आज हमारे साथ जो है बैठे हुए हैं चिल्लूपार विधानसभा के एक नामी ग्रामी व्यक्ति जो कुछ दिन पहले तक भाजपा के साथ थे और अभी बहुत जल्द ही इन्होंने जो है सपा का जो है दामन पकड़ा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि काफ़ी टाइम ये भाजपा में रहे और जहाँ तक मुझे पता है इनके बारे में, ये भाजपा में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे और एकदम समर्पित थे पार्टी के लिए। तो आखिर ऐसी जो है क्या वजह हुई या मतलब क्या कारण रहा कि इन्होंने जो है भाजपा का साथ छोड़कर ये सपा से जुड़ गए? तो चलिए जो है इनका जो है मैं आपको परिचय जो है इन्हीं से करवाता हूं और उसके बाद उनसे जो है अपने सवालों का जो है जवाब जानते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अभितोष गिरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और मेरी बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि मैंने कहा अभी कुछ देर पहले एक सवाल किया कि आप भाजपा में काफ़ी समर्पित रहे और क्या ऐसी वजह आई, क्या कारण रहा कि आप भाजपा छोड़ के जो है सपा के साथ आज जुड़ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जिस राज्य में लोग कहते हैं कि साधु संत जो विराजमान होकर, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के राज्य में आज साधु संत की हत्या हो रही है, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनके ही राज्य में कोई एक जिला में कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ है जो हम जैसे कार्यकर्ता जाके अन्य ज़िलों में जाके कहे कि भाई एक काम आप आके विकास देखिए। विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सिर्फ बंद कमरे के अंदर पंखे को देखते हुए सारा काम हो रहा है, कागजी काम हो रहा है, कोई एक काम नहीं हो रहा। अब चुनाव खत्म, सरकार खत्म होने के कगार पर है जी। कार्यकाल, आज कार्यकाल खत्म होने पे, समय आने पे ये लोग जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ढकोसला है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और किसी तरह का जो है विकास नहीं हो रहा, आप जैसा बता रहे हैं, तो भाजपा मतलब योगी जी का जो है 4.5 साल बीत चुका है 21 सितंबर को, और अभी आपको ज्वाइन किए हो कितना दिन हुआ होगा? मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे आज लगभग 7 से 8 दिन हो गए। 7 से 8 दिन हुए हैं। तो 4.5 साल बीत गए, तो क्या 4.5 साल बाद आपको ऐसा लगा कि जो है भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ये जो है किसी तरह का किसी भी ज़िले में विकास नहीं किए? देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, जब तक मैं था, पूरे निष्ठा और पूरे ईमानदारी के साथ था। लेकिन जनहित के मुद्दे के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाया, लेकिन उसका तरीका थोड़ा दूसरा था। पब्लिसिटी में नहीं करता था। जी, पब्लिसिटी तो आप नहीं करते थे, लेकिन पब्लिसिटी आपके बीच में थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हुई। उस चीज़ को भी जो है मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले की ही बात है। एक पत्रकार थे, उनसे जो है आपकी कुछ बातें हुई थी जो योगी जी से रिलेटेड थी। आपने उन्हें कहा कि आप अपने कवरेज में जो है योगी जी का नाम मत लिया करिए। आखिर उसके मतलब इतना सब कुछ जो है करने के बाद अचानक से, मतलब, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा दिनों का मामला नहीं, बहुत नज़दीकी मामला है, और उसके बाद अचानक से जो है आपने भाजपा छोड़ के जो है सपा के साथ आप आ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा
कि मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी में था पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ था। जो भी विकास के कार्य थे मैं अपने ऊपर जो नहीं काम होते थे वो भी मैं उनको अवगत कराता था। संजोग से वो अनदेखा करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, कहीं कोई हमारी बात सुनते नहीं थे और ख़ास करके कार्यकर्ताओं का अनहेला होता, मतलब कोई सम्मान नहीं था, हर चीज़ की दिक्कत थी। और जो एजेंडा लेके लोग आज केंद्र से लेके प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है वो एजेंडा कहीं दूर दूर तक नहीं है। आज लोग मंच से लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम लोग आए तो 370 धारा हटाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने हटाया। क्या आज आप जो प्रधानमंत्री बने हैं, क्या 370 धारा जो कश्मीर के लोग थे क्या वही लोग आपको वोट दिए? क्या हम लोग ने वोट नहीं दिया? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट नहीं किया? ये भी तो आपको वोट किए थे। बिल्कुल, केंद्र का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है। तो आखिरकार ये जब जनता वोट दिए, इनको क्या मिला? इनका तो अधिकार छीना गया। इनका तो भाई डीजल पेट्रोल जो बहुत हुए, डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कहाँ गया? अब की बार गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज गैस के क्या भाव है? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज की क्या स्थिति है? ये कहीं ना कहीं हम इससे भटक चुके हैं। मतलब कि आज की जो महंगाई है और जो अपने प्रदेश में विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इससे जो है लगता है कि आप दुखी होकर जो है भाजपा का आप साथ छोड़ रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है? देखिए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी ना करूँ, अपने चिल्लू पार की जनता के साथ गद्दारी ना करूँ, अपने उर्वा के निवासी के साथ गद्दारी ना करूँ। कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो भाई मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। अगर महंगाई है, निश्चित रूप से आज हम हर गरीब वर्ग से लेके हर वर्ग से जुड़े हैं, तो हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं। हम जैसे लोगों को भी महंगाई की मार पड़ रही है, तो गरीबों की क्या हालत होगी? आप सब अच्छी तरह जानते हो कि हाल ही में 10वीं 12वीं के जो बच्चे के एग्ज़ाम हुए थे, उनको मेरिट से बाहर रखा गया सरकारी नौकरी से। कोरोना काल में जब यही सरकार जिला पंचायत से लेके प्रमुखी का चुनाव करा सकती है, तो क्यों नहीं 10वीं 12वीं का ये लोग चुनाव कराए? एग्ज़ाम कराना चाहिए था। अरे एग्ज़ाम कराना चाहिए था। अगर वो एग्ज़ाम बच्चे जो साल भर पढ़े हैं तो पढ़ते, तो आज कहीं ना कहीं ये लोग स्थापित होते। तो इनको मेरिट से करके पास करा के और इनको सरकारी योजना से बाहर रख दिया गया, बोले इनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, तो वो तो कारण ये था एग्ज़ाम ना कराने का कि जब क्लास चली नहीं तो बच्चा एग्ज़ाम में लिखता क्या? वही मैं कहा ना, जब चुनाव लोग कर सकते हैं, चुनाव कर सकते तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दिलाया जा सकता है? एग्ज़ाम भी दिलाया जा सकता था ना। एग्ज़ाम दिलाया जा सकता था, लेकिन अगर एग्ज़ाम दिलाते तो बच्चे भी कहते कि जब हमें पढ़ाया ही नहीं गया तो मैं एग्ज़ाम में लिखूं क्या? ये भी तो जो है सवाल खड़ा होता। देखिए, लोग कराए, 5 साल लोग मेहनत किए, लोग मास्क बांटे घूम घूम के, तो उस पर क्यों नहीं सख्ती थी? उस पर भी सख्ती होनी चाहिए थी। नेताओं को छूट दिया गया। नेता जो ऊपर से कोई आते, रैली में सब जन सैलाब करते। जो हाल ही में आपने देखा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूरे जिला पर भ्रमण किए। मैं गोरखपुर के नाते कह रहा हूं। मैं आजकल अभी स्वतंत्र देव सिंह आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तमाम भीड़ इकट्ठा हुई। वही समाजवादी पार्टी कोई नेता आएगा तो लोग बोलते कोरोना काल में ये लोग इस तरह के सारे प्रोटोकॉल को नियम तोड़ रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों? कोई बोलता है उन पर FIR दर्ज हो जाएगा, कोई सच नहीं बोल सकता। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं ताक रखकर ये अपने एक अपना शासन चलाना चाहती है, जो सरासर गलत है और हम होने नहीं देंगे। और ये जो टोपी है, ये इंसाफ का प्रतीक है, ये संघर्ष का प्रतीक है, ये विकास का प्रतीक है। तो आप जो है, चलिए ठीक है, आप भाजपा छोड़ के आज जो है सपा के साथ हैं, तो अब सपा में जो है आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से होगी? चिल्लू पार से होगी कि जैसा कि पहले आप जिला पंचायत का जो है शायद चुनाव एक बार लड़ भी चुके हैं और इस बार भी आप चुनाव लड़ने के उसमें थे, लेकिन शायद टिकट का जो है कुछ इशू हुआ, तो अब जो है आप सपा में जो है कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? जिला पंचायत से या जो है विधानसभा से? देखिए, मैं 2017 में विधानसभा का टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। किसी कारणवश टिकट कटा, कोई दिक्कत नहीं था, मैं पार्टी के साथ तभी भी था। जिला पंचायत का टिकट कटा यहाँ पर, तो भी मैं पार्टी के साथ था। हाल ही में प्रमुखी चुनाव हुआ उरुआ में, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया गया। ये सब पूरा जिला जानता है। देखिए, कार्यकर्ता जो होता है किसी भी पार्टी का हो, वो कुछ अपेक्षा लेके नहीं आता है पार्टी में। वो एक विचारधारा होती है।
तो आदमी एक विचारधारा से जुड़ता है, लेकिन जब उसकी विचारधारा को ही कुचला जाएगा तो आखिरकार उस पार्टी में रहकर क्या करेगा। तो जैसे कि आप देखे हैं कि भाई इस यहाँ पर चुनाव में अंदर ही लोग पूरे जिला प्रशासन से लेकर हर कोई इनको हराया गया है बेवजह। भाई ये हार उनकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है एक तरफ से, और कहीं ना कहीं इसमें पैसे का पूरा प्रबोल दिया गया अच्छी तरह। तो जब धांधली हो रही थी उस टाइम तो जो है आप पार्टी से जुड़े थे, क्या कभी इस मुद्दे पे आपने जो है आवाज़ पार्टी के अंदर आपने उठाया? इसकी पूरी जानकारी जब ऊपर से लेकर नीचे सब भ्रष्ट लोग हैं तो किसके सामने उठाऊं मैं। इसी नाते यही सब बहुत सारे कारण हैं जो पार्टी को मैं छोड़ा हूं कि भाई जहां पर हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को अगर इतना दिक्कत झेलना पड़ेगा तो हमसे जो नीचे जो है कार्यकर्ता उनका क्या हाल होगा। और मैं चिल्लू पार की राजनीति हो चाहे गोरखपुर की राजनीति हो, मैं समाजवादी पार्टी में निस्वार्थ भाव से जुड़ा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है, 2022 में अखिलेश यादव जी को मजबूत किया जाए, समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए और 2022 में बाइसिकल की सरकार लाई जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए 2022 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्षेत्र के लिए जो है कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे पहले जो है आप प्रस्तावित करेंगे? जो है देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो पेंशन लागू होगा, जो अभी इस समय तो वर्तमान बंद है जी, तो पेंशन लागू पहले किया जाएगा। उसके लिए हम भाई अपने टीम से लेके अपने कोर टीम से जो भी हमारी टीम होंगे उसमें चर्चा होगी, उसमें बात किया जाएगा। ठीक, जो यहाँ के लोगों की तुरंत आवश्यकता है वो होगी। सड़क जो आज देखा जाए गांव से गांव में जाने के लिए जो गोरखपुर जिला में जो हाल है, पता नहीं चल रहा है कि पानी गोरखपुर में है कि गोरखपुर पानी में है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस क्षेत्र हम रहने वाले हैं वहाँ पे हालात कुछ इसी तरह से हैं कि सड़कें जो है तालाब में तब्दील है। अगर 10 मिनट भी बारिश होती है तो सड़कें पूरी जो है मतलब तालाब जैसा ही माहौल हो जाता है वहाँ का। तो मतलब आपका फोकस जो है मूलभूत सुविधाएं जो सड़कें हैं जैसे जो बाढ़ राहत में आज जो दिक्कत आ रही है, जो देखा जाए हर जगह पानी में है। देखिए मैं अगर उरुवा में रह रहा हूँ तो मुझे उरुवा की तकलीफ़ मुझे मालूम है। मैं यहीं पर संघर्ष भी किया था, यहाँ पर जो सुलभ शौचालय नहीं था, सड़क जो यहाँ पर उरुवा चौरा से लेके धुरिया पार्क के लिए सड़क के लिए भी मैंने धरना दिया था। उरुवा चौरा से लेके चाहे वो सिकरीगंज की तरफ हो, चाहे उरुवा चौरा से चाहे इस तरफ मालम पार्क की तरफ हो, चाहे उरुवा चौरा से गोला की तरफ हो, मैंने इस केंद्र को रखे हुए पूरा यहाँ पर धरना दिया था। ठीक, जब ये मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा। भाई हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो गोरखपुर के निवासी है, जो कई बार सांसद भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका मुद्दा भटक चुका है। जब यहीं पर खेतों को आग लगता था तब वो भी मांग करते थे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड का स्टेशन कहीं नहीं बना। 5 साल कार्यकाल खत्म होने जा रहा लगभग। अगर यही स्टेशन बना हो तो कहीं आग लगता तो कहीं जितने गेहूँ जो हमारे धान जो जलते हैं वो उससे बचाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी किया गया। फायर स्टेशन शायद गोला में बना हुआ है। फायर स्टेशन जो बना है वो तो किस हालत पर है ये बताइए। फायर स्टेशन गोले से बड़गंज जाने में कितना समय लगेगा? उरुवा अगर है तो गोला से उरुवा आने में कितना समय लगेगा? तब तक खेत पूरा जल जाएगा। अरे भाई जब उरुवा के लोग वोट करते हैं तो उरुवा का अधिकार नहीं है कि हमारा भी खेत बचे? क्या उरुवा में फायर स्टेशन नहीं लगाया जा सकता? मैंने बीच में इसका मांग किया था सरकार में रहकर, जिसको मुझे बहुत ऊपर से सुनने मिला था कि आप सरकार में रहकर सरकार की विरोध नहीं कर सकते। तो भाई ठीक है भाई, मैंने उसको स्वीकार किया, मैं चुप हो गया उस समय। लेकिन आज मैं खुलकर बोलूँगा और बोल भी रहा हूँ भाई, जहाँ पर जनता के हित की बात होगी ये सोनू गिरी वहाँ पर खड़ा रहेगा, चाहे मुझे जान की आहुति तक क्यों नहीं देना पड़े, मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है मुझे, जैसा कि इस क्षेत्र के बारे में मुझे भी अच्छी तरीके से नॉलेज है, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आपके आवाज़ से थोड़ा ही दूर पे अराव में एक CHC है, जहाँ तक मैं भी जा नहीं पाया हूँ, जानकारी हुई है। तो उस CHC में मतलब बताया जाता था पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बेड के मतलब यहाँ के PSC से, क्योंकि CHC बड़ा ही होता है, व्यवस्था है, लेकिन वहाँ किसी तरह की जो है सरकार द्वारा व्यवस्था, डॉक्टर और तमाम जो है कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है। उस पर जब सरकार में थे क्या आपने कभी उस चीज़ के लिए आवाज़ आपने उठाया? देखिए जब तक मैं सरकार में था लोग मेरे पास आए थे वहाँ के लिए। कुछ लोग कहे थे कि भाई वहाँ पर भैया इस चीज़ की दिक्कत है, जिसको लेकर CMO से मेरी बात भी हुई थी पर्सनली कि भाई यहाँ पर CHC है, उसमें आप देखा जाए इसमें जैसे कोरोना काल में यहाँ पर बेड की भी आवश्यकता थी, उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया था।
लेकिन जब कोई सुनवाई ही नहीं होगी, जब कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो हम कितना भी चिल्लाएं, वो बोलते ना कि वो भैंस के आगे बीम बजाना जैसा हालत है। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कार्यकर्ता बस वही है कि भाई जब तक आपकी आवश्यकता है तो जय श्री राम बोलते रहो, जय श्री राम बोलते रहो। जब आपका काम खत्म हो जाएगा, सब बंदरों को बोल देते आप घर पे चले जाओ। तो यही हाल है। तो भैया मैंने इस चीज़ को त्यागा हूँ। मैंने अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पार्टी से जुड़ा हूँ और निश्चित रूप से 2022 में बाइसिकल की सरकार आएगी और मैं यहाँ पर लोगों को करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर विकास कैसे होता है। धन्यवाद। तो आप अभी देख रहे थे जो है अभितोष गिरी, जो यहाँ के चर्चित एक नेता हैं, माने जाने जो है क्षेत्र के लोग, पूरे विधानसभा के लोग लगभग इनको जानते हैं और लोगों के बीच हमेशा जो है सक्रिय रहते हैं। लोगों के सुख दुख में हम देखे हैं, चलते रहते हैं। तो अब हम आपसे लेंगे यहीं पे इजाज़त। तो डाबरा समाचार 24 के साथ कैमरामैन अशरफ खान के साथ मैं महताब खान, धन्यवाद।